हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम करने जा रहे हैं आईपीसी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। यहाँ से आप मान के चलिएगा, हमेशा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 और उसका हम आज सबसे पहले बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहली बात, साधारण अपवाद। आईपीसी में इसे सामान्य अपवाद की जगह साधारण अपवाद नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सेक्शन 76 से लेकर 95 तक के सेक्शंस है साधारण अपवाद, ये ना सिर्फ आईपीसी पे लागू होते हैं बल्कि समस्त दांडिक विधियों पे लागू होते हैं। इनका फायदा किसी भी विधि के अंतर्गत लिया जा सकता है, इसलिए इनको साधारण अपवाद कहा जाता है। चैप्टर 4 इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साधारण अपवाद और आरओपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण अपवाद, सेक्शन 76 से लेके 95 तक की। उसके साथ जुड़ता है सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी, जिसे की ऑफ जनरल एक्सेप्शन बोला जाता है। सेक्शन 6 कहता है कि जो आईपीसी के समस्त उपबंध है, समस्त परिभाषाएं हैं, स्पष्टीकरण है, वो समस्त उपबंध इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, साधारण अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनको हर जगह फिट करने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही सेक्शन से कवर्ड कर दिया गया। अगर आप हत्या की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि अगर 7 वर्ष से कम का बच्चा हत्या करता है तो वो हत्या से उन्मुक्त माना जाएगा, परंतु बस सिर्फ सेक्शन 6 में ही बता दिया गया है कि ये जो समस्त सेक्शन है ओवररूल करेंगे समस्त आईपीसी को। आइए अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, हम इसे एक चार्ट के माध्यम से पढ़ने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूल, मिस्टेक। मिस्टेक के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे एक मैगजीन पढ़ते हैं, लैटिन मैगजीन, इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूशन, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूशन। अर्थात तथ्य की भूल क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। मींस कानून के अंतर्गत विधि की भूल को क्षम्य नहीं माना गया है, तथ्य की भूल को क्षम्य माना गया। कब कब? इससे संबंधित हमारे पास 2 धाराएं दी गई हैं आईपीसी के अंतर्गत, धारा 76 और धारा 79, 76 और 79। 76 में बताया गया है, एक एक वर्ड को हम कैच करके चलेंगे जो प्री में भी हमारे बहुत सहायता करता है। आप फिर उसको बेर एक्ट के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 76 में हम एक शब्द पढ़ते हैं आबद्ध, बाउंड, ठीक है। और सेक्शन 79 में पढ़ते हैं न्यायानुमत, ठीक है, जस्टिफिकेबल। अर्थात ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति, सेक्शन 76 कहता है कोई व्यक्ति जो कोई भी कार्य कर रहा है तथ्य की भूल के चलते हुए, किस लिए? जो स्वयं को समझ रहा है उस कार्य को विधि द्वारा आबद्ध, कि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं उस कार्य को करने के लिए, तो और सद्भावना पूर्वक वह ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार के दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। यही 79 में आबद्ध को हटाकर न्यायानुमत कर दिया गया है। वो कह रहा है कि मैं न्यायानुमत हूं, न्यायानुमत कार्य है, विधि द्वारा मुझे करना चाहिए। मींस मान लीजिएगा कि आप एक सड़क से एक लड़की जा रही है, वो 4 लड़के उसे घेर लेते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं, तभी आप वहां से गुजर रहे हो तो आप विधि द्वारा आबद्ध तो नहीं हो उस लड़की को बचाने के लिए, परंतु क्या है, जस्टिफिकेबल तो है आपका कार्य। अगर आप उसे बचाते हो और उनमें से किसी लड़के को चोट कारित कर देते हो या उसकी हत्या कारित हो जाती है तो आप 79 के अंतर्गत आ सकते हो, परंतु कैसा आपका कार्य होना चाहिए? सद्भावना पूर्वक विश्वास पे आप विश्वास कर रहे हो सद्भावना पूर्वक कि मेरा कार्य जस्टिफिकेबल है या मैं विधि द्वारा बाउंड हूं उसे करने के लिए। इससे संबंधित हम पढ़ते हैं 2 केस लॉ, आर बनाम प्रिंस और आर बनाम टॉल्सन। आर बनाम प्रिंस और आर बनाम टॉल्सन की बात हम मेंसीरिया में भी कर चुके हैं। फैक्ट आप लोग इसकी जानते हैं, अगर जो लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले हमारी वीडियो मेंसीरिया के टॉपिक पे आई थी, आप उसे देख सकते हैं। आर बनाम प्रिंस में यहाँ पे एक बात कही कोर्ट ने, उसने कहा कि भूल ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक भूल हो तथ्य की, ये ना हो कि अगर हम उसकी उचित जानकारी प्राप्त करते तो उसके बारे में सत्य पता किया जा सकता था। मीन्स वास्तविक भूल होनी चाहिए, वास्तविक भूल। आर बनाम टॉल्सन और आर बनाम प्रिंस, ये 2 केस लॉ हम पढ़ते हैं 76 और 79 पे। इससे जो अगला सेक्शन आता है वो बात 77, वो बात करता है जजों के कृत्यों की, कि
कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो न्यायिक कार्य करते हुए जजों द्वारा किया गया है। इस सेक्शन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति जज है और वो जज की कुर्सी से किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है, फांसी की सजा दे रहा है, उसे फांसी लगा दी गई, तो क्या उसे हत्या की सजा दे, उसे हत्या के लिए दायी ठहराया जा सकता है? नहीं। यहाँ पर 77 अप्लाई होता है। वो कह रहा है कि न्यायिक कार्य करते हुए जज द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसे सभी अपराधों से बाहर करता है, उसके द्वारा कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं होता। उससे अगला सेक्शन 78 बात करता है निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य। अब बात, हमने जजों को तो यहाँ पे छूट दे दी। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी जज ने फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा दे तो जज ने दी, पर उसका कंप्लायंस कौन कराएगा? जेलर होगा, उसमें जल्लाद उसे सजा, उसकी फांसी लगाएगा। तो क्या उन लोगों को भी सजा दे दी जाए कि भाई मृत्यु कारित कर दी तुमने, हत्या कारित कर दी? इन्होंने यहाँ पर 78 रख दिया गया। 78 ने बताया कि भाई जो कोई भी न्यायिक निर्णय होगा उसके अनुसरण में जो कार्य किया जा रहा है वो सभी अपराध से मुक्त होंगे, उसमें मेंसिलिया नहीं होती है। आप तो न्याय के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हो। यहाँ पे प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है जल्लाद, जल्लाद कौन से सेक्शन में है? तो 78 में। ये दोनों सेक्शन प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं सेक्शन 80 बात करता है दुर्घटना, कि दुर्घटना से अगर कोई कार्य घटित हुआ है तो क्या उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा या नहीं? साधारण अपराध के अंतर्गत आ गया, यानी कि बाहर कर दिया गया है। क्या बात करते हैं दुर्घटना में, क्या बताया गया है? हम इसे 3 तरह से डिवाइड करते हैं, बहुत इजीली करने की कोशिश की है मैंने। देखिएगा, हम इसमें पढ़ेंगे दुर्घटना में कैसे, किससे और किस में। कैसे क्या होगा कि कोई भी कार्य है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश, 2 शब्द आए हमारे पास, दुर्घटना और दुर्भाग्यवश हुए हैं। किससे हुए हैं भाई? बिना आपराधिक आशय या ज्ञान के। कोई भी कार्य है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हुए हैं बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के। किस में हुए हैं? तो उसने बताया है विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, विधिपूर्ण कार्य करने में उचित सतर्कता व सावधानी से। उसके बावजूद भी अगर कोई घटना घट जाती है तो उसे कहा कि 80 में लेके जाइएगा आप। फिर यहाँ पे कोई अपराध नहीं बन रहा है, आप क्या कर रहे हो? देखो, सभी चीज फॉलो कर रहे हो। कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे, विधिपूर्ण प्रकार से और विधिपूर्ण साधनों से, उचित सतर्कता और सावधानी के माध्यम से। आपका कोई भी आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं था। बिना आपराधिक आशय और ज्ञान क्या कर रहे थे? क्या हुआ, अचानक कोई दुर्घटना घटी या दुर्भाग्य हुआ, उससे कोई भी, यही तो एक्सीडेंट कहा जाएगा। यही बात, तो आपको कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अब 80 पूरा हो जाता है। ये प्री और मेन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इससे अगली बात करते हैं हम 81। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रूल ऑफ नेसेसिटी बोला जाता है इसे। आईपीसी में रूल ऑफ नेसेसिटी कहाँ है? 81 में। इसी के साथ अगर याद करना हो तो एविडेंस में रूल ऑफ नेसेसिटी कहाँ है? इंडियन एविडेंस एक्ट रूल ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 32 सब क्लोज फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन, डीडी को रूल ऑफ नेसेसिटी ही बोला जाता है। आईपीसी में 81 और एविडेंस में 32। ठीक है, इसकी एक सबसे अच्छी मैगजीन है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। बोला गया क्वाड नेसिटास नॉन हैवेट लीगम। क्वाड नेसिटास नॉन हैवेट लीगम, इसका मीनिंग होता है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। मीन्स भाई अगर कोई भी कार्य आवश्यक है तो वहां पर विधि भी फेल हो जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या है, इन्होंने बेयर लैंग्वेज पे हम जाता है। ये तो इसकी मैक्सिम हो गई, पूछ लेते हैं प्री में कि क्या मैक्सिम है। क्वाड नेसिटास नॉन हैवेट लीगम किससे संबंधित है? 81 से संबंधित है। मीनिंग आपका इसके पास आ चुका है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती। अब बात करते हैं क्या है कि 81 कह क्या रहा है। 81 कह रहा है कि कोई भी कार्य, कोई व्यक्ति कोई भी कार्य यह जानते हुए किए करता है कि उससे अपहानि होना संभाव्य है, कि उससे कोई घटना अपहानिकारित हो सकती है, उसे वह जानता है, उसकी नॉलेज में है। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ नॉलेज में है उसकी बात। परंतु क्या है कि सद्भावना पूर्वक और आपराधिक आशय के बिना। ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सद्भावना पूर्वक और आपराधिक आशय के बिना। किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की, खुद की व्यक्ति की या संपत्ति की अन्य अपहानि के निवारण हेतु वो कार्य कर रहा है। मीन्स आप समझ सकते हैं इसको, एक
एक एग्जाम्पल देता हूं कि रोड पे एक ठेला लगा हुआ है जिसपे एक आदमी था, ठीक है। आप वहां से एक गाड़ी में जा रहे हो जिसमें 5 आदमी हैं, आपको पता है कि ठेले से टकरा सकती है गाड़ी। वहां पे क्या होगा कि क्या हो रहा है कि भाई सिर्फ नॉर्मली एक ठेले को नुकसान होगा, कोई और अन्य नहीं हो सकता, ठीक है। और इधर साइड में क्या है, 4 आदमी पैदल जा रहे हैं, तो आप उधर से आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, उन 4 की जान बचाने के लिए उसे ठेले में टक्कर मार सकते हो, तो आप 81 के अंतर्गत चले जाओ, क्योंकि नेसेसिटी है। आपको दो में से एक चूज करना है कि आप हल्का नुकसान बचाएंगे या भारी नुकसान। किसी की जान से तो ज्यादा भारी कुछ नहीं होता, इसलिए हल्का नुकसान कारित करके अपने आप को बचा सकते हो और आप नेसेसिटी में आ जाएंगे। यहाँ आप किसी भी अपराध के लिए दायित्वाधीन नहीं होंगे। इसी के साथ 81 में हम पढ़ते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसे यहाँ क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा का सिद्धांत। इसकी बात कहां से आई कि क्या कोई व्यक्ति, आत्मरक्षा का सिद्धांत क्या होता है, स्वयं की जान बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जान ले सकता है। यह मुद्दा उठा था आर बनाम डडले एंड स्टीफंस। आर बनाम डडले एंड स्टीफंस में क्या हुआ कि 4 लोग थे, डडले, स्टीफंस, पार्कर और ब्रूक्स। 4 व्यक्ति समुद्र में घूम रहे थे या जा रहे थे, जहाज से कहीं यात्रा कर रहे थे, जहाज डूब गया। तो उन्होंने क्या किया, जब वो समुद्र में आ गए तो उन्हें खुली नाव मिली और उस पर सवार हो गए वो चारों। बहुत दिनों तक खुले समुद्र में यात्रा करते रहे, उनका खाद्य सामग्री भी समाप्त हो गई। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा, जो पार्कर था इसमें, एक पार्कर, वो एक छोटा बच्चा था। तो डडले और स्टीफंस के मन में आए कि क्यों ना हम पार्कर को मार के उसका मांस खा ले और अपना जीवन बचा ले। तो जो ब्रूक्स था, तो ब्रूक्स ने इस चीज को मना कर दिया। ब्रूक्स ने डिनाई कर दिया कि भाई मैं पार्कर को नहीं मारूंगा, ना ही मैं आपके साथ उसके मांस खाने में, अपना जीवन बचाने के लिए मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। परंतु फिर भी डडले और स्टीफनसन ने क्या किया, पार्कर की हत्या कर दी और उसका मांस खा के अपना जीवन बचा लिया। जब वो आए तो इन्हें सजा मिली हत्या की। उन्होंने अपील की अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में उन्होंने अपना तर्क रखा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, खाद्य सामग्री नहीं थी, वो तो एक छोटा बच्चा था, हम उसे मार के उसके मांस खाने से अपना जीवन बचा लिया हमने। परंतु कोर्ट ने कहा, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉलरिज थे, जज का नाम याद रखना, पूछा जाता है, लॉर्ड कॉलरिज। लॉर्ड कॉलरिज ने कहा कि भाई आप स्वयं का जीवन बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते हो। आत्मरक्षा का सिद्धांत यहाँ पर कामयाब नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम इस केस के बाद, इस केस को जरूर ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, नाम से ऐसे ही 81 से रिलेटेड केस है। अब बात आई, अब इसके पश्चात आए हरि सिंह गौड़, डॉक्टर हरि सिंह गौड़। डॉक्टर हरि सिंह गौड़, उन्होंने 3 इसमें रूल दिए, आत्मरक्षा के सिद्धांत के 3 रूल दिए डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने। हरि सिंह गौड़ ने कहा कि आत्मरक्षा परम आवश्यक नहीं है। आत्मरक्षा परम आवश्यक नहीं है, हरि सिंह गौड़ ने यह बात कही, ठीक है। दूसरा इसमें सिद्धांत उन्होंने दिया कि किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है, किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि वह दूसरे का जीवन, दूसरे के जीवन की बलि देकर स्वयं की रक्षा करे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या आया
कि भाई किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे का जीवन की बलि दे के अपने जीवन का संरक्षण करे, अपने जीवन की रक्षा करे। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि आत्मरक्षा मानव पद को, आत्मरक्षा मानव पद को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। आत्मरक्षा मानव पद को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती है। हरि सिंह गौड़ ने ये 3 आत्मरक्षा के सिद्धांत दिए। ठीक है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में मेरे से पूछ लिया जाता है आत्मरक्षा का सिद्धांत, तो उसके पॉइंट में हम लिख सकते हैं। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जिससे संबंधित प्रॉब्लम भी आती है। स्टीफन ने कुछ एग्जाम्पल दिए 81 पे। स्टीफन, इससे संबंधित मेंस में प्रॉब्लम आती है, प्री में भी आती है, तो इसे हम 2 तरह से पढ़ते हैं। ये एक तख्ता है, ये समुद्र में तैर रहा है। ठीक है। यहां क्या हुआ कि एक ए और बी समुद्र में यात्रा कर रहे थे, उनका जहाज डूबा और वो पानी में कूद गए, ए और बी। अब दोनों ने सामने तैरता हुआ तख्ता देखा, तो वो तख्ते की ओर दौड़े, ए और बी दोनों दौड़े और साथ पहुंचे। ए ने देखा कि तख्ता सिर्फ एक आदमी का वजन संभाल सकता है, तो ए ने क्या किया, ए यहां पहुंचा और उसने बी को नीचे धक्का दे दिया, बी को धक्का दे दिया। ठीक है। तो यहाँ ए ने कोई अपराध किया, इससे बी की मृत्यु कारित हो गई। तो इसका आंसर होता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसमें लिखा जाता है कि नॉट लायबल। नॉट लायबल क्यों है? स्टीफन महोदय ने कहा कि भाई जब यहाँ ए ने बी को धक्का दिया था, क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन था कि एक ही बच सकता था, दोनों साथ समय पे पहुंचे, पता था कि एक ही आदमी जीवित रह सकता है, इस पे एक ही बैठ सकता है। तो ए ने यह सोचते हुए कि बी को कोई और तख्ता मिल जाएगा और वो अपनी जान बचा लेगा या कोई और रास्ता निकाल लेगा समुद्र में, यह सोचते हुए उसने बी को धक्का दे दिया और यहाँ बैठ गया, तो ए यहाँ पर लायबल नहीं होगा। इसी से संबंधित इसने दूसरा एग्जाम्पल दिया। स्टीफन महोदय ने दूसरे एग्जाम्पल में कहा कि ये एक तख्ता है। ठीक है। यहाँ पर बी पहले से ही विराजमान था और ए समुद्र में तैरता हुआ यहाँ गया और बी को उतार के नीचे फेंक दिया, बी को धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया और स्वयं विराजमान हो गया तख्ते पे अपनी जान बचाने के लिए। यहां इस प्रॉब्लम में ए लायबल होगा। ए लायबल क्यों होगा कि भाई ए बी तो पहले से ही बैठा हुआ था ना तख्ते पे, अब आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को धक्का नहीं दे सकते हो, दूसरे की जान नहीं ले सकते हो, तो उसने कहा यहाँ ए लायबल होगा क्योंकि बी तो वहां पर पहले से ही विराजमान था। ये चीज आप नोट कर लेना, क्योंकि प्री में या मेंस में ये प्रॉब्लम आती है और आपको इसी हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है। एक में वो पहले से बैठा हुआ है, एक में साथ पहुंच रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 81 हो चुका है। अब आते हैं इससे अगले टॉपिक पे जिसे कहते हैं बच्चे की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। बच्चे की लायबिलिटी से संबंधित 2 सेक्शन है यहाँ पर आईपीसी में, 82 और 83। 82 में बताया गया है डोली इन कैपेक्स, 83 को बोला जाता है डोली कैपेक्स। ठीक है। डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है अपराध करने में असक्षम और डोली कैपेक्स का मीनिंग होता है अपराध करने में सक्षम। ठीक है। जो 82 है यह किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को पूर्ण अभिमुक्ति प्रदान करती है, उसकी लायबिलिटी से पूर्ण अभिमुक्ति। ठीक है। परंतु 83 क्या है? सशर्त अभिमुक्ति, कंडीशनल है। ठीक है। अब बात क्या है? 82 ने बताया 7 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा कोई भी कृत्य करे, उससे कोई भी अपराध हो जाए, वह लायबल नहीं होगा। 7 वर्ष से कम लिखा हुआ है। 83 में बताया गया है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम बच्चा लायबल कब होगा? सिर्फ इसमें निगेटिव सेंस में बताया गया है, यहाँ पे मेरिट में यहाँ बताया गया कि वो लायबल नहीं होगा जब वो अपराध करते समय, अपना कृत्य करते समय उसकी प्रकृति को, उसके परिणाम को जानने में असमर्थ था। अर्थात अगर वह उसकी प्रकृति और परिणाम को जानने में समर्थ था तो उसे लायबल ठहराया जा सकता है, इसीलिए इसे सशर्त अभिमुक्ति बोलते हैं। यहाँ पे अब बात आती है, यहाँ 82 में 7 से कम लिखा हुआ है, 83 में 7 से अधिक परंतु 12 से कम। तो 7 वर्ष का जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा? ठीक 7 वर्ष का आज ही हुआ, आज ही अपराध हो गया। तो मार्शल बनाम लॉर्ड, ये केस लॉ आया था, मार्शल बनाम लॉर्ड,
इन्होंने कहा कि जो 7 वर्ष का बच्चा होगा उसे 82 का लाभ मिलेगा, अर्थात डॉली इन कैपेक्स वो भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इससे संबंधित एक और मेन केस है, इसका नाम आप लिख सकते हैं, प्री में पूछा जाता है कभी कभी, उल्ला महापात्रा। ठीक है, अब बात करते हैं एक मैगजीन इसमें भी पूछ लेते हैं 83 में, जिसका मीनिंग होता है मेलाइस मेक सप्लीमेंट फॉर एज, विद्वेष जो है एज की पूर्ति कर देता है। 83 में यही तो बात हो रही है, एज तो कम है परंतु अगर वो प्रकृति और परिणाम को अपने कृत्य की समझने में सक्षम है तो वो क्या कर रहा है, तो यही तो हो रहा है, विद्वेष अभिपूर्ति कर रहा है एज की। ठीक है, आज हम इसे यहीं तक रखेंगे और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है 84 से लेकर 95 तक का वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।